हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमी वाले सेक्शन से है। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे, आपको अपडेट्स मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती रहे। इसलिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले तो इकोनॉमिक का मतलब क्या है। इकोनॉमिक मतलब कि एक नेशन अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करे कि उसके सारे सिटीजन्स की वांट सेटिस्फाई हो सके, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिले और कंट्री में सोशल वेलफेयर भी हो। इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पे कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां गुड्स और सर्विसेज का सेल परचेज होता है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, हर एक कंट्री में जो सिटीजन हैं उन सब की इनकम एक जैसी तो नहीं होती ना। अमीर और गरीब हर एक नेशन में होते हैं, तो ये जो डिफरेंस है ये कैसे आया, इसी को अभी हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी पर्सन्स मॉर्निंग बिगिंस इन अ डिफरेंट वे। हर एक इंसान की सुबह एक जैसी नहीं होती। किसी को उठते ही बेड टी मिलती है तो कोई उठकर ये सोचता है कि आज 2 वक्त का खाना मिलेगा या नहीं। ठीक है, सो मैनी पीपल लीड देयर लाइफ फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर्स। किसी की लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरियस होती है तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सीन स्ट्रगलिंग। और ज्यादातर जो रेशियो है वो किसका है? ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? पुअर। देखो, पुअर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वेल बीइंग ऑफ रेस्टिंग इज एन इमेजिनेशन ओनली। जिनके लिए लग्जरी, फिजिकल प्लेजर, ये सारी चीजें सिर्फ एक ख्याल है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पुअर। हाउ हैज दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस? सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव देयर आंसर्स। ये प्रॉब्लम कैसे आई और इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये हमको इकोनॉमी बताता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो अब आता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? In today's modern world, every country is trying to achieve economic development, but it is not confined to economic development only. It is the process of social change having many phases. Economic development का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कंट्री अगर उसकी इनकम बढ़ाती चली जा रही है तो उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनका स्टेज क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनकी हालत क्या है, उसको भी देखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है, पैसे कमाते जा रहे हो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। सोसाइटी को साथ में लेकर आगे बढ़ना होता है, जिसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको एज इट इज ही लर्न करनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो कंस्ट्रेंट्स इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। सीधी सी बात है, बिना पैसे के सोशल वेलफेयर भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकम ही इंक्रीज करते जाना और लोगों का ख्याल ना रखना, उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। इसलिए देखो, इसकी डेफिनेशन में 3 चीजें इंक्लूड की गई हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? हर एक सिटीजन अप्रोक्सीमेटली कितना कमाता है ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। तो वो भी इंक्रीज हो रही है। और लास्ट में जो पुअर पीपल हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन हम लोगों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, सोसाइटी को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीनों 3 लाइन आपको लिखनी रहेंगी। ठीक है, चलो नाउ टोटल इनकम। एक कंट्री की जितनी भी इनकम है उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। और अभी मैंने आपको बताया पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक सिटीजन अप्रोक्सीमेट अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कितना कमा रहा है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, देखो, बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विद टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वी ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम। और अभी रिसेंट जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें क्या क्वेश्चन आया था? बाय मल्टीप्लाइंग। डिवाइडिंग की जगह क्या लिख दिया था? मल्टीप्लाई। और काफी बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, सीधा टोटल इनकम और पॉपुलेशन देखा तो ट्रू कर दिया, आंसर था फॉल्स। तो ध्यान रखना, डिवाइडिंग स्टेटमेंट पर भी आप ध्यान रखना। नाउ व्हाइल लिविंग स्टैंडर्ड इंक्लूड्स। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या होता है?
ऑब्टेनिंग फूड, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें उनको अगर आसानी से मिल रही हैं, अब वो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, शेल्टर वगैरह, तो हम क्या बोलेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। क्लियर? चलो, नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट इन सर्विसेज एंड फैसिलिटीज सच एज, अब इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारी इनकम बढ़ी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी, तो जो इंप्रूवमेंट है यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो हमको सही देखने को मिला। किस किस चीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा? फूड ग्रेन्स में, क्लोथ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज और शेल्टर। ओके, ये तो सारी बेसिक नीड्स हैं। इसी से अगर यही इंप्रूव होती है तो हम क्या बोल रहे हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। द अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इजीली एंड इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू द पास्ट। सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंस के बाद अब हम ये सारी लोगों की जरूरतें ज्यादा अच्छे से पूरी कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग इंक्रीज इन नेशनल इनकम, बिना पैसे के ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। ओके, नाउ सो वी मे से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। जब हम हमारी कंट्री में इंप्रूवमेंट देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इंडिया में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, चलो, नेशनल इनकम यानी कि आप जीडीपी भी बोल सकते हैं, फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया की कितनी है? 87,36,039 करोड़ इन 2011-12। कितनी थी? 87 लाख करोड़, जो कि इंक्रीज होके कितनी हो चुकी है? 1,35,67,192 करोड़ इन 2015-16। दिस इज द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिसको हम ग्रोथ भी बोलते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक प्रोग्रेस में डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहले तो अगर किसी कंट्री की सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन वहां के जो सिटीजन्स है उनकी हालत वही की वही है, यानी कि जो लोग पुअर थे वो आज भी पुअर हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा, तो ऐसी ग्रोथ को या ऐसे आगे बढ़ने को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जब हम सोसाइटी को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके 3 पॉइंट है। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। देखो यहाँ लिखा है इकोनॉमिक डेवलप कैसा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है? क्वालिटेटिव है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी देखता है, पर कैपिटा इनकम को भी देखता है, इसलिए ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसा है? सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है नहीं, पॉवर्टी कम हो रही है नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिटी नहीं देख रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा क्वांटिटेटिव, और यहाँ पर हम सोशल वेलफेयर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। तो पहला क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक प्रोसेस क्वांटिटेटिव होता है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद होता है। एग्जाम्पल, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो अच्छा ही है। ठीक है, तो अब उनको किस पे ध्यान देना है? सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम पे ही ध्यान देना है। उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी कंट्री का कर लिया है, अब वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसलिए ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज है। जब ये हो जाता है उसके बाद फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक ग्रोथ चालू होता है। क्लियर? चलो, सेकेंड पॉइंट, according to changes taking place in economy on the basis of new researches in economy, increase in production is economic development. Because of research in hybrid seeds agriculture sector, there has been manifold increase in agriculture production, जिसको हम क्या बोलेंगे? economic development. अच्छा देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 2 केसेस में हो सकता है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं तो भी इंक्रीज होगा, और अगर न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी इंक्रीज होगा। पर फिर डेवलपमेंट और ग्रोथ डिफरेंस कहाँ पर आया? देखो, जैसे मेरे पास 1 हेक्टेयर ये लैंड था, ठीक है, यहाँ पर 1 टन का प्रोडक्शन होता था। क्लियर? अब मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैंने क्या किया? सीधा सीधा एक और 1 हेक्टेयर लैंड खरीद लिया। अब यहाँ पे मेरा 1 + 1 2 टन का प्रोडक्शन हो जाता है।
ठीक है, मैंने क्या किया, एक ज़मीन ऑलरेडी थी 1 हेक्टेयर, तो फिर एक और खरीद ली क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना था। ये यहाँ पर मैंने किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, कोई भी नए मेथड इस्तेमाल किए नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ एक और ज़मीन खरीदी। यानी कि ये ट्रेडिशनल तरीका जो है, ट्रेडिशनल मेथड से मैंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया, यहाँ पे कुछ भी नया मैं लेकर नहीं आई। तो अगर इस तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके, ये कहलाएगा हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आया? अब दूसरी साइड 1 हेक्टेयर लैंड है, क्लियर। अब मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। अब मैंने क्या किया, एक और जमीन नहीं ली, इसी लैंड पर हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है। फिर उसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज, जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो मैंने इस्तेमाल किए। तो मैंने अपनी ही जमीन पर, उसी 1 हेक्टेयर लैंड पे ही मैंने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, इधर पे दूसरा लैंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब हम नई टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके फिर आगे बढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ट्रेडिशनल तरीके से आगे बढ़ रहे हो तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। ऑन द अदर साइड लिखा हुआ है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड। जैसे यहाँ पे लैंड बढ़ा दिया, इसकी वजह से इंक्रीज हुआ तो ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज हुआ तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारे नेशन ने कुछ नई चीजें एडॉप्ट की। क्लियर? इसलिए उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। डन। Now third point of difference is in relation to developed और developing country। ये याद रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज होता है, उसके बाद फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस चालू होता है। तो हमारे यहाँ पर जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ती होंगी, तो उनका कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझती हैं। ठीक है, डिफरेंस इज सीन इन बोथ ऑफ देम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, अगर किसी डेवलप्ड कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है तो हम बोलेंगे वहां पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन अगर किसी डेवलपिंग कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है तो हम बोलेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, अब यहाँ पे अगर ये इनकम बढ़ा भी रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन ये तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर इन कंट्रीज की इनकम बढ़ रही है तो साथ साथ में लोगों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी को लेकर साथ में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डेवलपिंग कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? ये सारी चीजें एक एक मार्क्स में पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान से सुनना। चलो नेक्स्ट। अब अभी हमने डेवलपिंग कंट्री की बात की, डेवलपिंग कंट्री के फीचर्स क्या होते हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे 9 फीचर्स हैं, कम से कम 6 तो आपको याद करने ही होंगे। फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, हमने किस तरीके से नेशंस को डिवाइड किया है, एक तो डेवलप्ड, फिर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। हमारा जो इंडिया है वो किस में आता है? डेवलपिंग कंट्री में आता है। ये जो लाइन है अगेन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी। एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004, 2004 ईयर याद रखना, 2004 की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक की। कंट्रीज हैविंग लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम आर कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग कंट्री। तो वर्ल्ड बैंक की 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $735 से कम है, याद रखना लेस लिखा है, तो $735 से कम है, उन कंट्रीज को हम कहेंगे दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे पहले तो ये। अब हम फीचर्स देखेंगे क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनकी नेशनल इनकम कम होगी तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होता है, पैसे कम है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पर कैपिटा इनकम यानी कि हर एक के हाथ में बहुत ही कम पैसा आता है, तो पर कैपिटा इनकम कम होती है। बिकॉज ऑफ लेस पर कैपिटा इनकम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज लो। अब जब पर कैपिटा इनकम कम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो ही रहेगा। ये पहला फीचर है। दूसरा क्या है? दूसरी दिक्कत है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि हम उसको पॉपुलेशन ग्रोथ ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन और बढ़ती ही जा रही है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमको पॉपुलेशन का
ग्रोथ रेट हाई मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज में। कितना रेट है, देखो 2% और उससे ज्यादा, यानी कि हर साल 2% या उससे ज्यादा इंक्रीज होती ही जाती है पॉपुलेशन, ठीक है। तो दिस इज सेकंड फीचर। फिर थर्ड है हमारा डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हमको पता है आधे से ज्यादा लोग जो हैं डेवलपिंग नेशंस के वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट होते हैं। उसका रीजन ये है कि उनको उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं आती कि वो कहीं और जाके एम्प्लॉयमेंट ले सके। वो इतने स्किल्ड नहीं होते, नई टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता, जिसकी वजह से एट द एंड उनको कहाँ जाना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जरूरत से ज्यादा लोग एंगेज हो चुके हैं। मेन ऑक्यूपेशन क्या लिखा है, मेन ऑक्यूपेशन जो लोग डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं उनका क्या है, एग्रीकल्चर ही होता है। नाउ मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सोचो जिस नेशन के आधे से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर से इतनी इनकम नहीं आती है। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इनकम ऑफ दिस इज अबाउट 26%। जिस कंट्री में आधे से ज्यादा लोग, देखो मोर देन 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर उतना कमा के नहीं दे सकता। उसका रीजन ये है एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस कभी भी इतनी हाई नहीं हो सकती कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। अगर कंट्री को आगे बढ़ना है तो उसको अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे ले जाना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर आगे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड फीचर। फिर आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अमीर गरीब का गैप ज्यादा देखने को मिलेगा ही डेवलपिंग कंट्रीज में। फैक्टर्स प्रोडक्शन इज सीन इन डेवलपिंग कंट्री, दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज एज वेल एज विलेजेस। ऐसा नहीं है सिर्फ शहर में ही ये इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, गांव में भी रिच और पुअर का गैप देखने को मिलता है। क्या है कि 20% रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% नेशनल इनकम और 20% पुअरेस्ट पीपल शेयर 10% ऑफ द नेशनल इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल इनकम का ज्यादातर हिस्सा कुछ अमीर लोगों के पास जाता है और नेशनल इनकम का कम हिस्सा बहुत सारे गरीब लोगों के पास जाता है। हमारे पास जो रेशियो है रिच और पुअर का, उसमें पुअर ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनको नेशनल इनकम का हिस्सा कम मिलता है, और जो रिच है वो ज्यादा परसेंट लेकर चले जाते हैं, जिसका रीजन है डिस्पैरिटी इन इनकम, मतलब डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। दिस कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज सीन इन हैंड ऑफ रिच पीपल इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में ज्यादातर पैसा, प्रॉपर्टी आपको कुछ अमीर लोगों के हाथ में ही दिखेगी। दिस इज द फोर्थ फीचर। फिर आता है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी बहुत है और उसका रीजन भी पॉपुलेशन ही है। अनएम्प्लॉयमेंट में बी काउंटेड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि यहाँ पर रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, याद रखना, जितना लेबर है उसका 3%, जितना लेबर है उसका 3% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि बेरोजगार हैं। In these cities, different types of unemployment may be seen, जैसे कि seasonal unemployment, disguised unemployment और industrial unemployment। seasonal unemployment क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड लोग सिर्फ सीजन में ही करते हैं, उसके बाद फिर उनकी डिमांड ही नहीं होती। जैसे अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर सीजन में उसकी डिमांड हो रही है, फिर उसके बाद जैसे काइट फेस्टिवल आता है उस टाइम काइट्स की डिमांड बढ़ जाती है। ये कुछ सीजनल बिजनेसेस हैं जो उसी टाइम पर चलते हैं, फिर नहीं चलते। उसके बाद डिस्गाइज मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। तो ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो दिखता नहीं है। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर में कैसा है कि एक जमीन है, यहाँ पे सिर्फ 5 लेबर्स की जरूरत है, ठीक है, 5 लेबर्स की जरूरत है, और यहाँ से जो टोटल इनकम आ रही है वो 50,000 है, ठीक है। तो ये 50,000 5 लोग में डिवाइड हो जाएगी, तो सबको कितने मिलेंगे, 10-10 हज़ार मिलेंगे। जरूरत 5 लोगों की है, लेकिन इतने ज्यादा, अभी आपने देखा था मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। जरूरत 5 की है, काम 10 लोग कर रहे हैं, ठीक है। जरूरत सिर्फ 5 की है, लेकिन काम कितने कर रहे हैं, 10 लोग। अब इनकम तो बढ़ नहीं सकती ना, इनकम 50,000 ही है। अब ये 50,000 अगर 10 लोगों में बटेगी तो सबको 5-5 हज़ार ही मिलेंगे। यहाँ पे कुछ लेबर का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये 50,000 की इनकम ये 5 लेबर भी ला सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ 10 लोग काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को और दूसरी कोई स्किल्स नहीं आती, जिसकी वजह से इनको ना चाहते हुए यहीं पर ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जरूरत से ज्यादा, जहां पर जरूरत से ज्यादा लेबर्स एम्प्लॉयड हो जाएं, उसी को हम बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इन 5 एक्स्ट्रा लोगों की वजह से इन 5 की इनकम कम हो गई। तो ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो दिखता नहीं है, इसलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेस्ट एग्जांपल इज एग्रीकल्चर। और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो जो लोग उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते उनकी जॉब्स चली जाएंगी।
फिर मोरओवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी लॉन्ग, और ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम में ये अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, नहीं, सालों साल चलता है और इसका जो टाइम पीरियड है अनएम्प्लॉयमेंट का ये बहुत लंबा होता है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, मेक इन इंडिया, ठीक है, फिर स्किल इंडिया। उसका रीजन क्या है? ताकि लोग अपना खुद का छोटा तो छोटा सही बिजनेस खोल सके और एम्प्लॉयमेंट मेकर बने, ना कि एम्प्लॉयमेंट सीकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पॉवर्टी। पॉवर्टी इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे पुअर की डेफिनेशन लिखी है, पीपल हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। अब उसमें क्या क्या आता है? पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर कॉल्ड पुअर। जो लोग अपनी ये सारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? पुअर बोलेंगे। और ऐसे लोग डेवलपिंग नेशन में कितने होते हैं? उनकी टोटल पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा जो है वो क्या होता है? पुअर, ठीक है। 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज पुअर। चलो नेक्स्ट, डुअल इकोनॉमी, यानी कि डेवलपिंग नेशंस में आपको दो तरह के कल्चर देखने को मिलेंगे, एक होता है शहर का, दूसरा होता है गांव का। देखो, देयर आर सिटीज हैविंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स एंड मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल। शहर का कल्चर एकदम अलग होता है। तो उसके साथ साथ हमारे पास यानी कि डेवलपिंग नेशन में गांव भी होते हैं, बेस्ड ऑन डुअल मिक्स सिस्टम ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, और एक ऐसा हिस्सा जहां पर ओल्ड मशीनरी, बैकवर्ड फार्मिंग, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, लेस प्रोडक्शन आर सीन इन विलेजेस। हम दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स यानी कि विलेज वगैरह में आपको बहुत पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी और शहर में एकदम नहीं। तो दोनों कल्चर साथ में चलते हैं डेवलपिंग नेशन में, इसलिए डुअल इकोनॉमी भी इसका एक फीचर हुआ। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, डेवलपिंग नेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज, बैंकिंग, ये सारी इतनी अच्छी नहीं होती कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ के इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। तो एक ये रीजन भी है कि उनका डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। और लास्ट है फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब डेवलपिंग कंट्री हमको पता है ज्यादातर उनका प्राइमरी सेक्टर ही आगे होता है, ठीक है। तो वो जो प्राइमरी गुड्स है उनका एक्सपोर्ट ज्यादा करती हैं। प्राइमरी गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, इनका एक्सपोर्ट ज्यादा करती है। अब आप ही बताओ मुझे, रॉ मटेरियल महंगा होगा या उससे बनी हुई फाइनल गुड्स जो होते हैं उससे बनी हुई चीजें महंगी होगी? सीधी सी बात है, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं जिनकी वैल्यू इतनी नहीं होती, यानी कि कमा इतना नहीं पाते एक्सपोर्ट करके। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बड़ी बड़ी मशीनरीज इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम इतना कमा नहीं पाते फॉरेन एक्सचेंज में। तो हमारा जो इंपोर्ट है वो हमेशा एक्सपोर्ट से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है फॉरेन ट्रेड का? यहाँ पर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। मिनरल ओज, रॉ मटेरियल में ये भी आ गया, मिनरल ओज, इनका एक्सपोर्ट ज्यादा होता है जिनकी वैल्यू इतनी नहीं होती है। लेकिन जब इंपोर्ट की बात आती है तो हम बहुत महंगी महंगी चीजें इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम। Thus, as condition of foreign trade are adverse, there is an increase in foreign debt. यानी कि कर्जा बढ़ता जाता है, क्योंकि हमको इंपोर्ट करने के लिए पैसे चाहिए, जब वो खत्म हो जाते हैं तो हमको लोन लेना पड़ता है, उसके बाद भी फिर हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है तो फॉरेन डेट यानी कि कर्जा भी बढ़ जाता है। Thus we see above mentioned features in developing countries as Indian economy is developing, और ये सारे फीचर्स कहीं ना कहीं हम इंडिया में भी देखते हैं और इसलिए हम कहते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। क्लियर हुआ? अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स और सोशल साइंस। इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके बाद रेगुलर टेस्ट सीरीज जिससे आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, देन हैंड रिटन नोट्स, ये भी आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जाएगा, और 24/7 डाउट सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको ऐप में मैसेज करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा
प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन दोनों सब्जेक्ट के, मैं यहाँ पर आपको मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ, तो दोनों ही सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, उसके साथ साथ गाला पेपर सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस, दोनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चन, ये तीन चीजें भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। तो आज ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। एंड्रॉइड में आप यूजीटी सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर में आ जाएगा, और अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर में आप माई इंस्टीट्यूट करके सर्च करेंगे तो हमारी ऐप आ जाएगी। ओके, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, ऐसी सारी एक्टिविटीज जिसके एक्सचेंज में मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि ऐसी सारी एक्टिविटीज जिसके बदले में पैसा मिलता है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जैसे कि बिजनेस हो गया, फिर सर्विसेज हो गई, टीचर, लॉयर, फार्मर, आर्टिसंस, ये सारी चीजें जहां पर रिटर्न में मनी यानी कि पैसा मिलता है, वो सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, मींस अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज। गुड्स या सर्विसेज बनाने के लिए या उनको खरीदने के लिए जब पैसा खर्च किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी? जिसके बदले में, ऐसी सर्विसेज जिसके बदले में रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है, पैसा नहीं मिलता, तो वो कौन सी सर्विसेज हो गई? टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर, तो ये सर्विस कैसी है? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाउसवाइफ्स की जो सर्विसेज होती है वो सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। इनका एम कुछ कमाना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर मम्मी हमारे घर में काम करती है तो उनको कुछ पैसे चाहिए उसके बदले में, नहीं, वो अपनी मर्जी से कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। रेसिप्रोकेट समथिंग इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि जिस एक्टिविटीज में पैसा इन Those activities are known as non-economic। ठीक है, फिर जैसे सोशल वर्कर्स हो गए, उसके बाद चैरिटी हो गई, ये सारी नॉन इकोनॉमिक में आती हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी या तो सर्विस सेक्टर्स। अब एक एक करके सारे सेक्टर्स को हम देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। तो सारी ऐसी एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड चीजों में है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। देखो, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज कौन कौन से आ जाएंगी? कैटल रियरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिर फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्शन। ओके, या प्राइमरी सेक्टर। देखो, मीट, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्रॉप्स, फिशरी, वूल, ये 1 मार्क्स में ये आता है। माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल तो काफी बच्चे इसको सेकेंडरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी सेक्टर में ही आता है माइनिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, एक छोटी पिन से लेकर बड़ी मशीन तक बनाने का काम हो गया, वो सब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएगा। कंस्ट्रक्शन, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, इसको बच्चे डाल देते हैं सर्विस सेक्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई ये सारी सेकेंडरी सेक्टर में आता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। दिस सेक्शन इज आल्सो एक्नॉलेज्ड एज इंडस्ट्री व्हिच इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ अ स्मॉल पेन टू जाइजेंटिक मशीन, छोटी पेन से लेकर बड़ी मशीन तक कुछ भी प्रोडक्शन करना हो वो सब का सब हमारा इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ओके, चलो अब लास्ट हमारा जो है वो है सर्विस सेक्टर्स। ओके, कौन कौन सी सर्विस होगी? ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ आता है हमारा सर्विस सेक्टर में। देखो, ट्रैवल हो गया, बैंकिंग, देन यूटिलिटी, इंटरनेट सर्विस, ये सारी चीज़ हमको मिलती है ना, इंश्योरेंस और एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ किसमें आता है? सर्विस सेक्टर में। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर का। नाउ नॉर्मली अब क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर ही डोमिनेट करता है।
ओके। और जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर डोमिनेट करता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर इतना हमको रिटर्न दे नहीं सकता एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाउएवर एज देयर इज राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्रीजेस इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन देखो इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, धीरे धीरे इंडिया का भी ग्रोथ हो रहा है, जिसकी वजह से हमको ये देखने मिल रहा है कि एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल देखिए तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया में सर्विस सेक्टर करता है, और जिस दिन सेकेंडरी सेक्टर फर्स्ट पर आ गया उस दिन इंडिया डेवलप्ड कहलाएगा। ठीक है, चलो नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मान लो अगर आपको एक बिजनेस खोलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला लैंड यानी कि जगह जहां पर आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। दूसरा लेबर्स, लोग तो चाहिए ना, अकेले तो आप कर नहीं पाएंगे, तो दूसरा लेबर्स। फिर कैपिटल यानी कि पैसा लगाना होता है बिजनेस में, मशीन, एसेट, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें खरीदनी होती हैं, तो ये सब हो गया हमारा कैपिटल। और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि वो इंसान जो ये सारी चीजों को इकट्ठा करके एक बिजनेस चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना आपके 12th तक ये चीज आने वाली है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से हम एक बिजनेस या फिर एक नेशन चला सकते हैं। प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ, अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये कुछ नेचुरल रिसोर्स होते हैं और लेबर्स। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। दीज फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दीज आर दी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अब हम एक एक करके सारे फैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा लैंड। अब आप सोच रहे होंगे लैंड में मतलब सिर्फ जमीन, ऐसा नहीं है। वो जगह जहां पे आपका बिजनेस हो सकता है उसको हम लैंड बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो अरेबियन सी है उधर पे बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई क्या करता है, समंदर के अंदर से तेल निकालता है, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अरेबियन सी पर है, तो अरेबियन सी उसके लिए क्या हो गया, लैंड हो गया। ओके, फिर माउंटेन में है तो प्लेट्यूज में है, जहां आपका बिजनेस है उस जगह को हम लैंड कहेंगे, सिर्फ जमीन को लैंड नहीं कहते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलो, जनरली लैंड इज द अपर लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो लैंड वो चीज है जहां पर हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल है। मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट हो सकता है, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे माइनिंग करते हैं तो अर्थ का जो इंटीरियर है वो इनके लिए लैंड बन जाता है। ये सब क्या हो गए हमारे लैंड। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें तो लैंड का ये मतलब होता है। और ये है आपका इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन। क्या पूछता है इसमें, नेचुरल टूल क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में जो नेचुरल है, नेचुरल फैक्टर कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, लैंड। लैंड इज द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन। नाउ कैपिटल यानी कि पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस में, बिजनेस के लिए सारे एसेट्स, इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे, बस यही सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस, सारी ऐसी चीजें जरूरत की जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएंगी उनको हम बोलते हैं कैपिटल, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, हाउस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन कैपिटल। फिर प्रॉपर्टी, एसेट, इन्वेस्टमेंट, जो भी आप पैसा लगा रहे हो, जो भी मशीन वगैरह है और जो आपकी बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा कैपिटल में। चलो नेक्स्ट, नाउ लेबर यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो बिना उनके भी आपका काम नहीं चलेगा। तो लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन। अब आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज क्यों काम कर रहे हैं, वो चैरिटी तो नहीं है ना, वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। तो एम्प्लॉयज यानी कि लेबर्स काम करते हैं इन रिटर्न ऑफ मॉनेटरी गेन, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उनकी भी इनकम होती है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, लेबर। और फिर से यहाँ पर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि विच फैक्टर इज अ लिविंग फैक्टर। नेचुरल फैक्टर लैंड, लिविंग फैक्टर लेबर। याद रखना, लिविंग में एंटरप्रेन्योर मत डाल देना। अब नेचुरल आप बोलोगे कि लेबर भी नेचुरल है, लेकिन नहीं, नेचुरल फैक्टर में आएगा हमारा लैंड और लिविंग फैक्टर में आएगा लेबर। ठीक है, फिर वर्क ऑफ फार्म लेबर्स हो गए, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिसंस, ये सब क्या कहलाएंगे, लेबर्स। इन शॉर्ट जो भी लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं वो सारे के सारे लेबर्स कहलाएंगे। डन है। नाउ लास्ट है फैक्टर एंटरप्रेन्योरशिप। ये कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर्स है इंडिया के। इसकी डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स में पूछी जाएगी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में।
So the person who efficiently combines the three factors of production, land, labor and capital is called entrepreneur. Entrepreneur वो इंसान होता है, जैसे 4 फैक्टर्स हैं, उसमें से 3 फैक्टर लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को जो साथ में लेकर आता है उसको कहते हैं entrepreneur. The process of coordinating the 3 factors, और ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, और ये जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं entrepreneur. ठीक है, entrepreneurship is the name of the process. डन. सो ये थे हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिर आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब क्या होता है? देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स हैं. ये अपनी जब सर्विस देते हैं तो इनको अपनी सर्विस के बदले में क्या मिलता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जैसे ज़मीन है, हम ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको उसकी सर्विस के बदले में मिलता है रेंट. क्लियर? तो जो लैंड का पेमेंट है वो क्या होगा? रेंट. अब लेबर्स हैं तो एम्प्लॉयज़ को हम क्या देते हैं? सैलरी या वेजेस देते हैं. तो सैलरी या वेजेस, ये इसका पेमेंट हो गया. अब कैपिटल, हम जितना भी पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ताकि वो आगे चल के हमको रिटर्न दे. तो कैपिटल का जो पेमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं. ठीक है. और आखिर में आता है एंटरप्रेन्योर. इतनी मेहनत एंटरप्रेन्योर क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए. तो एंटरप्रेन्योर को जो पेमेंट होता है उसको कहा जाता है प्रॉफिट. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है वो ये है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और इसी में हमारी पूरी इकोनॉमी आ जाती है. डन. चलो, अब ये तो पता है कि भाई ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड हैं. और जैसे हम डेवलप्ड नेशंस बोलते हैं, आपको क्या लगता है वो अपनी वांट्स बिना किसी दूसरी कंट्री की मदद से पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसके पास वो जितना चाहते हैं उतना रिसोर्स हो. क्लियर? सबके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए भले डेवलप्ड नेशंस हो वो भी आज दूसरी कंट्री से ट्रेड करते हैं. सो नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज रिसोर्स इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो. ठीक है. इसलिए क्या करना पड़ता है? इसको हमको जुडिशियली यूज करना पड़ता है, और हर जगह हमको रिसोर्सेज यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की स्कैरसिटी देखने को मिलती है. एज अ रिजल्ट एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब जब हमको पता है कि रिसोर्सेज कम है तो इसलिए प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि एक तो रिसोर्स कम है तो उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो. तो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि उसको यूज यानी कि एलोकेट कैसे करना है. Many questions arise such as why, when and how much quantity of limited resources can be used. कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं और कब यूज कर सकते हैं. ये सारे क्वेश्चंस नेशन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं. और क्वेश्चन आने का रीजन सिर्फ एक ही है कि हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी होती है. क्लियर? अब इसमें सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट्स. ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम बोलते हैं इनको. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आने का रीज़न क्या है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है. मान लो अगर आप आज साइकिल से स्कूल जाते हो तो आपको 2 व्हीलर की इच्छा हो जाएगी, है ना, कि वो होना चाहिए, एक्टिवा पर जाएंगे. उसके बाद वो आ गई तो अब बाइक चाहिए, अब बाइक आ गई तो कार चाहिए, अब कार आ गई तो उसमें भी जो नया मॉडल आ रहा है वो चाहिए. तो आपकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं हो सकती. इस अर्थ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फुली सेटिस्फाइड हो या फिर उसकी सारी ज़रूरतें वो पूरी कर सकता हो. अगर आप अंबानी की बात करते हैं, जैसे उनको जो चाहिए वो मिल जाता है, ऐसा नहीं है. वो जिस लेवल पर है उनके जो डिजायर है वो उससे भी ज्यादा है. तो इसलिए वो अपनी वांट्स भी पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास भी रिसोर्स कम है. क्लियर? आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपकी इच्छाएं भी बड़ी होती जाती हैं. तो देयर विल ऑलवेज बी स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू योर वांट्स. सो ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड. Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of. अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी काफ़ी सारी वांट्स अराइज होती जाती हैं. जैसे हम मोबाइल का ही एग्जाम्पल ले लें, 10,000 का भी 7,000 का भी मोबाइल आता है
और फिर 50,000, 1,000, 1,00,000 तक का भी मोबाइल आता है। तो हम क्यों इतनी वैरायटी देख रहे हैं? जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है ना, हम अपनी डिमांड उसके हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारी डिमांड्स को बढ़ाने में। दस बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस वांट्स बिकम अनलिमिटेड। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमारी डिमांड्स जो है, हमारी जो वांट्स है वो कभी खत्म ही नहीं हो रही हैं। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दी वांट्स वन हैज टू मेक सिलेक्शन अमंग वांट्स। अब ऐसा तो नहीं है ना कि शकला का बूम बूम वाली पेंसिल है, जो ड्रॉ किया वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमको हमारी वांट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि क्या चीज जरूरत की है जो अभी हम पूरा कर सकते हैं, पहले हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे, फिर बाद में जो चीजें हम डिले भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तुमको एक टूर में जाना है, ठीक है, फिर स्कूल की फीस पे करनी है, और फिर तीसरा है घर में एक मेडिकल इमरजेंसी है। डन, ये सारी चीजें हैं। अब सब पूरी हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना पैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन तीनों में से आप खुद बताओ सबसे जरूरी क्या है? मेडिकल इमरजेंसी। आप सबसे पहली प्रायोरिटी मेडिकल इमरजेंसी को दोगे। उसके बाद अगर ये पूरा हो जाता है तो फिर स्कूल की फीस हमारी सेकंड प्रायोरिटी बनती है। और अगर फिर रिसोर्स या पैसा बचेगा तो ही हम टूर पर जाएंगे, वरना हमारी ट्रिप हो जाएगी कैंसिल। And this is what we call order in terms of priority. As the resources to satisfy wants are limited, क्योंकि resources सारी wants पूरी कर सके इतने नहीं है, हमको हमारी wants को prioritize करना पड़ता है और जो ज़्यादा ज़रूरी है हम उनको पहले करेंगे। He has to satisfy requirements in the order of priority. Whichever requirement is more important. Obviously तीनों में से ये important था, तो हम पहले इसको पूरा करेंगे, उसके बाद अगर रिसोर्स बचते हैं तो बाकी सारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जाएगा। क्लियर? चलो, थर्ड इज लिमिटेड रिसोर्सेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो ही चीज होती है, जो नेचर ने दिया है और नेचर का इस्तेमाल करके जो ह्यूमन ने बनाया है। सो नेचुरल एंड मैन मेड वेल्थ ही सारा हमारा रिसोर्स होता है, लेकिन वो रिसोर्स बहुत ही कम है, इसलिए उसका यूज हमको जुडिशियली करना रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज टू बी डन कीपिंग सिलेक्टेड वंस इन दी सेंटर। सिलेक्टेड वंस यानी कि नेशन के लिए जो चीज प्रायोरिटी में है वो चीज पहले कर देनी है, ठीक है। और उसके जैसे लग्जरियस आइटम का प्रोडक्शन हो गया तो वो इतना जरूरी नहीं है कि उसके बिना लोग भूखे मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक नेसेसिटीज का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो जरूर लोग भूखे मर सकते हैं। इसलिए जो कंडीशन में भी ऐसा होता है कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको हम पहले रिसोर्स वहां पर लगा देते हैं। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है? एक तो रिसोर्स कम है, ऊपर से उसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। लेट्स से आपके पास एक जमीन है जिसमें आप कॉटन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जूट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ वीट का और राइस का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जमीन एक ही है लेकिन कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो अब इधर पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमको प्रोड्यूस क्या करना है। हमारे पास रिसोर्स है तो अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें कि ज्यादातर लोगों की डिमांड हम पूरी कर सकें। रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड्स आर लिमिटेड, लेकिन उसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। When any tool of production may be utilized in more than one way, it means that tool has multiple usage. अगर तुम किसी एक चीज को एक से ज्यादा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि उसके मल्टीपल यूसेज है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन यानी कि हमको यहाँ पे सॉल्यूशन लाना होता है कि इस रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए। एग्जाम्पल में क्या देके रखा है? वीट, इफ वीट इज सोन इन अ लैंड, बाजरा, मेज, ग्राउंडनट और एनी अदर यील्ड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। सीधी बात है, अगर आप अपनी जमीन में वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है किसी और का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अदर यूसेज ऑफ द लैंड हैज टू बी स्टॉप्ड। अगर आपने कोई एक ऑल्टरनेटिव चुना है तो बाकी सारे ऑप्शंस को आपको जाने देना होगा। Thus in above mentioned condition distribution of factors of production is done in such a way। इसलिए हम रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे कि जिससे हम मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड्स को सेटिस्फाई कर सकें। क्लियर? चलो, नाउ अभी हमने देखा रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इसके मेथड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। दो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसको मिला के फिर तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम बनेगा। मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले तो एवरी नेशन ट्राइज टू अटेन स्पीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर एक नेशन को जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, लेकिन सबके आगे बढ़ने का तरीका अलग होता है। अब वो तरीके क्या है?
तो एलोकेशन जो है रिसोर्सेज का वो दो तरीके से होता है, एक है मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट सिस्टम, या दूसरा हम बोलेंगे सोशल सिस्टम। अब हम इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे और इन दोनों को मिला के जो तीसरा सिस्टम बनता है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड सिस्टम। बोथ द सिस्टम आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं और इन दोनों को मिला के हर एक कंट्री ने अपना डेवलपमेंट किया है। तो सबसे पहले तो आता है हमारा मार्केट सिस्टम। तो ये सिस्टम कौन से नेशन में चलता था, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो पूरी मार्केट या पूरी सोशलिस्ट हो, सबके सब मिक्स्ड हो चुके हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ये अमेरिका और जापान में था, ठीक है। अमेरिका एंड जापान हैव देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम। इन दोनों ने अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया मार्केट सिस्टम। अब ये मार्केट सिस्टम क्या होता है, पहले मैं दोनों को समझा देती हूँ, फिर अपने इधर पर आते हैं। मार्केट सिस्टम यानी कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर सारे रिसोर्सेज कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको सारे के सारे स्कूल्स प्राइवेट मिलेंगे, सारे हॉस्पिटल प्राइवेट, यानी कि हर एक चीज किसकी है, प्राइवेट इंडिविजुअल की है। कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती है। गवर्नमेंट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना, बाकी वो कुछ भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर भी नहीं कर रही है और वहां पे एंगेज भी नहीं है। क्लियर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट सिस्टम। दूसरा नाम क्या है, कैपिटलिस्ट सिस्टम। प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अब आप ही बताओ, ऐसी इकोनॉमी जहां पे हर एक चीज प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है, तो प्राइवेट का मकसद क्या होता है, सोशल वेलफेयर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही होता है। तो अगर ये लोग रिसोर्सेज लगा भी रहे हैं तो ये सोच के नहीं लगाएंगे कि इससे लोगों का डेवलपमेंट होगा, नहीं, पैसा जहां से आएगा ये लोग वहीं रिसोर्स लगाएंगे। प्रोडक्शन इज रिलेटेड एक्टिविटी, प्रॉफिट इज एट द सेंटर। ये इसका मेन फीचर है कि मार्केट सिस्टम में सिर्फ प्रॉफिट को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि सोशल वेलफेयर, ना कि इक्वालिटी। पीपल इन्वेस्ट, देखो लोग भी वहीं इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर उनको ज्यादा स्कोप या ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा। ओके, गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर ही नहीं कर रही, आपको जो करना है करो। यहाँ पे कंज्यूमर या मार्केट एकदम फ्री होता है, उनकी मर्जी, जो करना है करो, गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। द ओनर हैज टू इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट। सीधी सी बात है, इतने सारे लोग हैं, सब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर आपको उनसे आगे बढ़ना है तो अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रखनी पड़ेगी और प्राइस भी सही रखना पड़ेगा। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस तरीके से कंपटीशन होता है कि वो कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस मेथड की वजह से न्यू रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। क्यों? अगर जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर आपको इनसे आगे बढ़ना है, सीधी सी बात है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो उस अलग करने के चक्कर में इस इकोनॉमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत होता है। ठीक, यहाँ पे ओवरऑल आप देख रहे हो कि ये इकोनॉमी अच्छी खासी आगे बढ़ेगी, पैसा कमाएगी, लेकिन ये अपने लोगों को साथ लेकर नहीं चलती है। तो इसलिए जब ऐसी इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो हम बोलते हैं ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है। तो दिस इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, जहाँ पे तुम अपने सिटीजन्स का ध्यान नहीं रख रहे हो। फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, कंपटीशन ही कंट्रोल करता है मार्केट को, लाइक इनविजिबल हैंड। मार्केट में जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, डिमांड सप्लाई सब कुछ कंपटीशन ही कंट्रोल कर रहा है। नाउ as the state does not interfere, this system is known as free economy. State यानी कि क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, you are free to do any kind of business, इसलिए इस इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। ओके, चलो अब थोड़ा फीचर्स पर आ जाते हैं। बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया, यही सारे फीचर्स हैं। ओनर कौन होता है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, प्राइवेट या इंडिविजुअल। फिर प्रॉफिट ही इसके सेंटर में होता है। कंज्यूमर गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस। क्यों चॉइस? क्योंकि आपको पता है मार्केट, यहाँ पे गवर्नमेंट तो कुछ रोक टोक नहीं कर रही है, तो आपकी मर्जी, जितने भी लोग हैं सब कुछ ना कुछ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एज अ कंज्यूमर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं खरीदने के लिए। तो इसलिए कंज्यूमर को यहाँ पे अच्छी खासी चूज करने की, चॉइस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। गवर्नमेंट इंटरफेयर इज नॉट देयर इन द सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो वही होगा जहां पर प्रॉफिट मिलेगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। और इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकिंग व्हाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। इकोनॉमिक डिसीजंस यानी कि किसी भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्राइस कितना रखना है, कितने गुड्स का सप्लाई, डिमांड, ये सब के सब मार्केट को ध्यान में रखकर ही किया जाता है।
मतलब जो मार्केट की डिमांड होगी ना वैसी ही इकोनॉमी हो जाएगी। इधर पे ऐसा नहीं है कि कुछ सेक्शन ऑफ लोगों का वेलफेयर के लिए हम प्राइस कम रखेंगे, ठीक है, या उनके लिए अलग कुछ बेनिफिट्स लेकर आएंगे, नहीं, मार्केट के हिसाब से पूरी इकोनॉमी चलती रहेगी जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो दीज आर द फीचर्स। फिर आता है इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स तो होगा, इकोनॉमिक फ्रीडम होता है इंडिविजुअल को, है ना, यू आर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडिविजुअल को मिलता है। रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन है ना, यानी कि रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली। अब क्योंकि हर एक प्रोडक्शन करना चाहता है, बिजनेस खोलना चाहता है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, है ना, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और एफिशिएंटली। नाउ अबेंडेंट प्रोडक्शन में भी डन, अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होती, उससे इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट इंडिविजुअल तो अपना प्रॉफिट देख के अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो भी अच्छी खासी होती है। नाउ न्यू एक्सप्लोरेशन, अभी मैंने बताया कंपटीशन की वजह से अगर आपको इन सबसे आगे निकलना है तो कुछ नया करना होगा, जिसके चक्कर में रिसर्च और डेवलपमेंट भी होता है, तो इनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, है ना, अगर सेम प्रोडक्ट है, अगर आपको इससे आगे जाना है तो पहली चीज तो क्या है, अपनी क्वालिटी मेंटेन करो, है, तभी तो आपकी गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटी अच्छी खासी रहती है कंपटीशन की वजह से। ये बेनिफिट्स हो गए। और अब आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बहुत है, इसलिए सिस्टम आगे नहीं चला। क्या लिमिटेशंस है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को सेंटर में रखने से जो कमोडिटीज, किसकी, लग्जरियस कमोडिटीज जो होती हैं, यानी कि जिसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, उनका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और ऐसी कमोडिटीज़ जो बेसिक नीड्स पूरा करती हैं, उनका प्रोडक्शन कम हो गया। अब आपको पता है मार्केट में जब भी जिस कमोडिटी की सप्लाई, क्योंकि देखो प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में सप्लाई भी कम होगा, अगर मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। तो इस इकोनॉमी में लग्जरियस कमोडिटीज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये पैसा कमा के देती है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत ही कम उन चीज़ का प्रोडक्शन ये लोग करते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड। स्टेट का मतलब जब गवर्नमेंट कोई रोल ही प्ले नहीं कर रही है, तुम रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे भी यूज करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्ट भी होता है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। यहाँ पे मार्केट की नॉलेज कंज्यूमर्स को होती नहीं है, उनसे जरूरत से ज्यादा चार्ज किया जाता है और उनको पे भी करना पड़ता है, तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम, देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। सीधी सी बात है, पूरी इकोनॉमी जो है वो प्रॉफिट सेंट्रिक ही है, तो हर एक चीज प्रॉफिट से रिलेटेड ही होंगी, तो अमीर गरीब का जो गैप है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। और फियर किसका है? मोनोपोली का डर यहाँ पे रहता है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर तो हो गई, क्योंकि प्राइवेट है, गवर्नमेंट तो है नहीं कि इन सब का ख्याल रखे। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर इन द मार्केट। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी मोनोपोली सेटअप हो गई थी, फिर वो हम पे रूल करने लगी, तो सिमिलरली मोनोपोली यानी कि पूरे मार्केट को कोई एक जन अगर कंट्रोल करे तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। तो इसका डर हमेशा इस इकोनॉमी में रहता है, ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशंस। अब ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो इससे एकदम उल्टी है। वहाँ पर लोगों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है, लोगों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सबको आगे बढ़ना है। अब ये देखो क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशन एंड फेलियर ऑफ मार्केट सिस्टम। ये जो मार्केट इकोनॉमी था वो इतना नहीं चला, इसकी वजह से फिर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी आया, जो किस किस कंट्री ने अडॉप्ट किया? तो रशिया और चाइना। तो रशिया और चाइना का जो डेवलपमेंट है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की वजह से हुआ है, और ये मार्केट इकोनॉमी से एकदम अलग है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट। सारे डिसीजंस जो हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ पर रिसोर्स अलॉट करने हैं, ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन भी कौन करता है? गवर्नमेंट। पूरा मैनेजमेंट गवर्नमेंट का ही होता है, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं होता। वहाँ पे क्या था? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल है। जब प्राइवेट है तो उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, और यहाँ पे सरकार है, गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें, यानी कि तुमको सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, हर एक चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इनका टारगेट क्या रहता है कि ये मैक्सिमम सोशल वेलफेयर
कर सके। ऑल द डिसीजन, प्रोडक्शन का हो, इन्वेस्टमेंट का हो, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्शन का हो, सबके सब डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और उसके माइंड में यानी कि क्या सोच कर लेती है, तो सोसाइटी का वेलफेयर। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम रादर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर होता है। ओके इसके सेंटर में प्रॉफिट नहीं होता, सोशल वेलफेयर होता है। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज और उनका प्राइस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है और प्राइस ऐसा रखती है कि सब अफोर्ड कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ही डिसाइड करे कि कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, किस तरीके से रिसोर्स एलोकेट करने हैं। फार्मिंग इज ऑल्सो ओन्ड बाय द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट फार्मिंग ओन करेगी, उस पर आप लोग काम कर सकते हैं, फिर आपको अपना जो रेवेन्यू, वेजेस, सैलरीज है वो मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट ही ओन करती है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अपना बिजनेस नहीं खोल सकता। ये ऐसी इकोनॉमी होती है, इसलिए यहाँ पे है ना फ्री इकोनॉमी नहीं बोलेंगे इसको। मार्केट में तो किसी को कोई मतलब ही नहीं था, जो करना है करो। तो सोशलिस्ट में हर एक चीज गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। Laborers are paid according to their ability and accordingly work is taken from them. जितना लेबर का बनता है उतना लेबर को मिलेगा, वरना मार्केट में तो कैसा था, पूरा मेहनत उनसे करवा लेंगे लेकिन उनकी जितनी मर्जी होगी ना उतना ही पेमेंट करेंगे। 1000 रुपए का काम करवा के उनको 300 रुपए में ही निपटा दिया, ये सारी चीजें मार्केट में होती थी। पर इधर ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट लेबर से जितना काम ले रही है उतना ही उनको पेमेंट भी करेगी। फीचर्स क्या है, सारे रिसोर्सेज ओन बाय द गवर्नमेंट और सारे डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। प्रॉफिट नहीं, सोशल वेलफेयर सेंटर में होता है और जो लेबर्स हैं उनको वेजेस मिलते हैं अपने काम के बदले। बेनिफिट्स की बात करें तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट और लग्जरियस आइटम का प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि इनका पूरा टारगेट है सोशल वेलफेयर, जिसमें हमको लग्जरियस आइटम की जरूरत नहीं होती है, बेसिक कम्युनिटीज की जरूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट, तो वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट है तो इतना तो ध्यान रखेगी कि जो रिसोर्सेज है उनकी बर्बादी ना हो। फिर डिस्पैरिटी ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी यहाँ चली जाती है, अमीर गरीब का गैप है ना वो हट जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पर ही ध्यान दे रही है, हर एक सिटीजन पर ध्यान दे रही है कि उसको 2 वक्त का खाना, उसकी बेसिक नीड पूरी होनी ही चाहिए, इसलिए यहाँ अमीर गरीब का गैप जो है वो इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, क्योंकि रिसोर्सेज यानी जो गुड्स हैं उनके प्राइस कभी भी इतने ज़्यादा नहीं हो सकते कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। ये बेनिफिट्स हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के, लेकिन फिर भी ये इकोनॉमी भी नहीं चली। इसका रीज़न क्या है कि कुछ ज़्यादा लिबरल होगी, है ना। जब गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है तो लोगों में एनकरेजमेंट ही नहीं आएगा कुछ करने का, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, तो बिना पैसे की भी तो कंट्री नहीं चल सकती ना, तो इसलिए इसकी भी लिमिटेशन है। क्योंकि सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन कर रही है तो लोगों का फ्रीडम तो यहाँ पर छिन गया, उनको कुछ एनकरेजमेंट ही नहीं है कि हम कुछ प्रोडक्शन इंक्रीज करें, नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। देन कंपटीशन नहीं है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं होता। आगे बढ़ने का तब आएगा ना अंदर से जब आपके कंपटीशन में कोई हो, जब कोई है नहीं, किसी को कुछ करने नहीं है, तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं होता है। लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, इंडिविजुअल फ्रीडम यहाँ पर छिन जाता है। बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट देयर इज फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब कंप्लीट इंटरफेरेंस यानी कि हर एक चीज गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, तो यहाँ पे डर आ जाता है ब्यूरोक्रेसी का। और उधर पे किसका डर था? मोनोपोली का। ब्यूरोक्रेसी यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि वो पहले पॉलिटिक्स में, उसके बाद उन्हीं के फैमिली वाले आ रहे हैं और वही अपने हिसाब से नेशन को चला रहे हैं। भले सोशल वेलफेयर कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी कंट्री को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का डर है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। क्लियर ना? चलो, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जब दोनों ही इकोनॉमिक सिस्टम फेल हो जाते हैं, मार्केट सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम, ये दोनों ही फ्यूचर में काम नहीं करेंगे, फेल हो जाते हैं, इसलिए फिर तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम आया जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया जब रिपब्लिक हुआ 1950 में, तब इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल भी है और गवर्नमेंट भी है, दोनों साथ साथ चलती है। सो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अटेम्प्ट्स एट रिमूविंग दी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करती है? मार्केट और सोशलिस्ट दोनों के जो लिमिटेशंस हैं, दोनों के जो डिसएडवांटेज है वो हटा के दोनों के एडवांटेज लेके ये इकोनॉमिक सिस्टम बनता है।
एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर पब्लिक और प्राइवेट को एग्जिस्ट, दोनों साथ में, गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन करेगा, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। और दोनों सेक्टर्स का जो काम है, डू नॉट वर्क एज कॉम्पिटिटर, रादर दे वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कि देखो, प्राइवेट का काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, तो भाई कमाओ, जितना प्रॉफिट कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक का काम क्या है? सोशल वेलफेयर करना, तो यहाँ पे होता क्या है, ये लोग कमाएंगे अच्छा खासा प्रॉफिट, प्रॉफिट का टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी और उस टैक्स से करेगी सोशल वेलफेयर, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही अपने नेशन को, लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉफिट कमाने में ध्यान देगा और यहाँ से टैक्स लेकर गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर करेगी, ठीक है। There is individual or private ownership in agriculture, trade, small consumer goods industry, etc. इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल भी यहाँ पर अपना बिजनेस खोल सकते हैं, मतलब चीज़ें ओन कर सकते हैं। वाइल बेसिक की एरियाज जैसे कि हैवी इंडस्ट्री हो गया, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन, ये सारे जो हैं वो स्टेट के पास है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो हाल फिलहाल में इंडिया के पास सिर्फ ऐसे 3 सेक्टर हैं जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट आ सकती है। ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे प्राइवेट को अलाउ नहीं किया, बाकी सारे इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें प्राइवेट आ चुकी है। लेकिन ये सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे हैं, इसमें प्राइवेट को घुसने नहीं दिया। सबसे पहले क्या आ जाता है? रेलवेज। रेलवेज पूरा का पूरा गवर्नमेंट का है। दूसरा होता है डिफेंस, सीधी सी बात है, डिफेंस डिसीजन तो गवर्नमेंट के हाथ में होंगे ना, वरना प्राइवेट तो क्या अपने प्रॉफिट के चक्कर में आए दिन यहाँ वहाँ वो टेस्ट ही करता जा रहा है, ठीक है। इसलिए डिफेंस गवर्नमेंट के हाथ में। तीसरा है एटॉमिक एनर्जी। तो ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा जितने भी एरियाज हैं, जितनी भी फील्ड हैं, वहाँ पे हर जगह आपको प्राइवेट भी देखने को मिल जाएगा। नॉट कंप्लीटली फ्री, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, है ना। कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो है ना। अगर हमको अल्कोहल इन सब का बिजनेस करना हो तो ऐसे नहीं कर सकते, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पूरा फ्रीडम नहीं है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से कंट्रोल रखती है। फॉर एग्जांपल स्टेज लेज हैवी टैक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग, जो फालतू की चीज़ें हैं उस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है ताकि लोग उसका प्रोडक्शन जो हार्मफुल है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, क्यों उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है? ताकि लोगों को वो महंगा पड़े और वो लोग कम कंज्यूम करें, क्योंकि वो सोसाइटी को हार्म पहुँचाते हैं। एनकरेजिंग बाय सब्सिडीज, रिलैक्सेशन इन टैक्स। अच्छा, अब ऐसे एरियाज जहां पर सारी फैसिलिटीज नहीं है तो उधर पे लोग आसानी से अपना बिजनेस भी नहीं खोलते, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप ऐसे एरियाज, बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस खोलोगे तो हम आपसे टैक्स कम लेंगे, ऊपर से सब्सिडी भी देंगे। तो ये एनकरेजमेंट है बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने का। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ इंपॉर्टेंट प्लेसेस गिविंग टू इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक प्लानिंग में सब आ जाता है, ग्रोथ भी आ जाती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आ जाता है, दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ये नाम याद रखना, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्यों कंट्रोल्ड? पूरा का पूरा भी फ्रीडम नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हम पर कंट्रोल रखती है, अलग अलग तरीके से वो इस इकोनॉमी में कंट्रोल बनाए रखे ताकि जो प्राइवेट है वो गलत फायदा भी ना उठा ले। इसलिए इसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्री में है ये? तो इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड। कंट्रीज आपको याद रखनी है, अमेरिका, जापान मार्केट, फिर चाइना और रशिया सोशलिस्ट। मिक्स इकोनॉमी में इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। ये 3 कंट्रीज ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आज के वर्ल्ड में देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज एब्सोल्यूट मार्केट या सोशलिस्ट। आज के टाइम पे कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो पूरी मार्केट या पूरी सोशलिस्ट हो, क्योंकि दोनों के ही बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस देखने को मिले हैं। इसलिए आज हर एक कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, बस रेशियो अलग अलग है। कहीं पे प्राइवेट को ज़्यादा छूट है तो कहीं पे गवर्नमेंट को ज़्यादा है, कंट्रोल सबका अलग अलग है, लेकिन आज सब कुछ क्या हो चुके हैं, मिक्स्ड हो चुके हैं। मार्केट सिस्टम विटनेसेस इंडल्जेंस ऑफ प्लानिंग एलिमेंट्स एंड स्टेट इंटरफेरेंस वाइल। देखो मार्केट सिस्टम में क्या होता है, प्लानिंग एलिमेंट्स, हर एक चीज प्रॉफिट के बेसिस पे, और सोशलिस्ट सिस्टम में इकोनॉमिक रिलैक्सेशन होता है और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, यानी कि हर चीज गवर्नमेंट कर रही है। दोनों के डिमेरिट्स हमको देखने को मिलते हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी की बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन स्टिल हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस हैं तो मिक्स इकोनॉमी में भी हमको कुछ डिसएडवांटेज मिल जाते हैं, यानी कि डीमेरिट्स, जैसे कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, है ना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उससे इकोनॉमी पे असर पड़ता है।
कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता किसके बीच, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच। इनकंसिस्टेंट इकोनॉमी, लगातार ग्रो कर रही हो ऐसी नहीं होती, इकोनॉमिक पॉलिसी हर बार ऐसी नहीं होती कि प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस को वो आगे बढ़ाए, है ना, कभी हिंड्रेंस भी हो जाता है। लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी तीनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे अच्छी कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर ली है। ठीक है, अच्छा अब मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी ताकि ये तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं और मैंने इनका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रखा। ठीक है, तो जब पहली बार इन लोगों ने टेस्ट दिया तो एक बच्चे के कितने आए, मान लो एक बच्चे के 0 आए, ठीक है, फिर एक के 97 आए, फिर एक के 100 आए, फिर ऐसे 80 करके सबके अलग अलग मार्क्स आए। मैंने क्या किया, 10 स्टूडेंट और मेरे पास 10 चॉकलेट्स। ओके, तो अब मैंने 10 चॉकलेट में सबसे ज़्यादा किसके हैं, 100 में से 100 कौन लेकर आया, सिर्फ एक बच्चा। तो 10 की 10 चॉकलेट मैंने सिर्फ इसी को दे दी। तो क्या 98, 97 वाले ने मेहनत नहीं की थी ना, लेकिन फिर भी इनको कुछ भी नहीं मिला। सारे रिसोर्सेज कहाँ चले गए, जो फुल मार्क्स लाया था। ये जो सिस्टम है ये कहलाता है मार्केट सिस्टम, यानी कि ये अपने रिसोर्सेज वहीं लगाएगा जहां इसको प्रॉफिट मिलेगा, फिर बाकी की ये परवाह नहीं करता। 99 वाले ने भी मेहनत की थी, 97 वाले ने, 80 वाले ने भी मेहनत की थी, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। तो ये वो क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट सिस्टम। अब दूसरा कंडीशन देखो, फिर से टेस्ट ली, एक बच्चे के कितने आए, अगेन 100 आए, किसी के 80 आए, एक के 0 भी आए। लेकिन अब मैंने क्या किया, 10 बच्चे हैं और मेरे पास 10 चॉकलेट है, सबको एक एक दे दी। फिर चाहे 100 मार्क्स लाए हो या 0 मार्क्स लाए, मैंने सबको एक एक चॉकलेट दे दी। तो अब आप खुद ही सोचो कि जो इतनी मेहनत करके पूरे मार्क्स लाया है और जिसने कुछ भी नहीं किया, बस आके मजे किए, उसको भी उतना ही मिला जितना 100 वाले को मिला। ठीक है, तो 0 वाला 100 वाले को देख कर क्या बोलेगा कि तूने क्या ही उखाड़ लिया इतनी मेहनत करके, तो नेक्स्ट टाइम से ये भी कुछ मेहनत नहीं करेगा, है ना। ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर ऐसे ही जो रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसका जो एनकरेजमेंट है ना आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का, वो सब चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लोग लेजी हो जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता। अब तीसरा सिनेरियो देखो, भाई 99, 100, 80, 0 इस तरीके से सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए, इसके आए। तो मैंने एक पूरी एक चॉकलेट किसको दी, इसको 100 वाले को दे दी। लेकिन बाकी सबको मैंने खाली हाथ नहीं भेजा, मैंने सबको हाफ चॉकलेट दी। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी लोग हैं उनको एनकरेजमेंट भी मिलेगा आगे आने के लिए कि हम इस तक पहुंच सके। ठीक है, और क्योंकि इसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था तो इसको सबसे ज़्यादा भी मिला। दिस इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि सबको साथ में लेकर आगे बढ़ती है। क्लियर, तो ये था एग्जाम्पल जो मुझे आपको देना था। आई होप आपको तीनों इकोनॉमिक सिस्टम समझ में आए होंगे, और ये था पूरा हमारा चैप्टर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।